से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और वोटिंग की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच एनडीए और साथ ही इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर के बात काफी आगे तक बढ़ती नजर आ रही है। झारखंड के संदर्भ में देखें तो एनडीए, खासतौर से एनडीए की जो अगुवाई जो पार्टी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी, उसने कई सारी सीटें और कई सारे दलों के साथ अलायंस कर लिया है। चिराग पासवान को एक सीट दी गई है झारखंड में, साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी को 2 सीटें झारखंड में दी गई हैं और साथ ही और डिफरेंट दलों को डिफरेंट सीटें दी गई हैं, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि झारखंड में एनडीए अलायंस अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि इंडिया अलायंस की अभी वहां पर सरकार है, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस के हारने के बाद झारखंड में उसकी दावेदारी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस ने इकला चलो की पॉलिसी अपनाई थी, उसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती है तो महाराष्ट्र और झारखंड में उसका अपर हैंड होगा। लेकिन अब वो अपर हैंड कहीं ना कहीं दम तोड़ता नजर आ रहा है और जिसके बाद एनडीए और खासतौर से भाजपा एलाइज पार्टियों के हौसले काफी बुलंद हैं। लेकिन चूंकि झारखंड में अभी इंडिया अलायंस की सरकार है, उसमें खास तौर से हेमंत सोरेन की पार्टी उसको लीड कर रही है। अब कैसे सीटों का बंटवारा होगा? कांग्रेस ने अपने सबसे सीनियर नेता तारिक अनवर पर झारखंड में दांव लगाया है। हालांकि अधीर रंजन को भी वहां भेजा गया है सीनियर ऑब्जर्वर के बना करके, जिसका नेतृत्व तारिक अनवर कर रहे हैं। 3 सीनियर पार्टी के नेताओं की कमेटी गठित की गई है। हालांकि अधीर रंजन पर कई बार भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में तारिक अनवर की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वहां पर तारिक अनवर झारखंड की सियासत को, सोरेन परिवार की सियासत को, सोरेन परिवार के साथ मिलने की सियासत को काफी बारीक से, काफी करीब से जानते हैं, समझते हैं और वहां पर उनका एक लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं यूनाइटेड बिहार का एक पार्ट हुआ करता था और जो बिहार से ही अलग हुआ है। खासतौर से अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तारिक अनवर का बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और साथ ही दिल्ली और फिर इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई सारे राज्यों में तारिक अनवर प्रभारी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर काम कर चुके हैं। तो झारखंड में उनकी काफ़ी खिदमात हैं, झारखंड की सियासत को वो काफ़ी बारीकी से समझते हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस की नैया पार लगाना झारखंड में उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हालांकि पार्टी का एक ज्वाइंट एफर्ट होगा, पार्टी की एक ज्वाइंट कोशिश होगी। ऐसे में भाजपा ने भी अपने सबसे तेज तर्रार और सबसे मुखर नेता, जो कई बार अपने विवादों को लेकर के चर्चे में रहते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा पर दांव लगाया है, उनको वहां पर भेजा है। जाहिर सी बात है हेमंता की कोशिश होगी, जिस लाइन के लिए वो जाने जाते हैं, एंटी मुस्लिम बयान देने का उन पर आरोप भी लगता रहा है, तो कैसे इस लाइन को वहां पर वो खींचेंगे। और तारिक अनवर एक बड़े नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, तो कैसे वहां पर वो लाइन खींचेंगे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार ना पैदा हो, आदिवासी और दूसरे सेक्ट के बीच में दरार ना पैदा हो और वहां पर एक बेहतर विकल्प वो इंडिया अलायंस के रूप में एक बार फिर लोगों को दे पाए। इधर जब हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो कहीं ना कहीं अब जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें एनसीपी है शरद पवार के नेतृत्व वाली, यूबीटी जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है, इन पर कहीं ना कहीं अब यूबीटी ने कांग्रेस को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और यूबीटी ने कई सारे स्ट्रॉन्ग कमेंट दिए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यकीन करें उस रिपोर्ट पर, तो यूबीटी ने सख्त संदेश दिया है कांग्रेस को, सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच में पेच फंस सकता है, क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के हारने के बाद जिस तरह से शिवसेना यूबीटी की तरफ से रिमार्क आया था और कांग्रेस को गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। तो ऐसे में कैसे गठबंधन होगा? क्या यूबीटी और एनसीपी जो शरद पवार के नेतृत्व वाली है, ये मिल करके कांग्रेस को माइनस कर देंगे, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि इस बीच में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है।
अपने जो महाराष्ट्र के पार्टी के समर्थक हैं, उनके वेलविशर हैं, उनके साथ उन्होंने फोटो भी ट्वीट किया है। अबू आसिम आज़मी के साथ उन्होंने, जो उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मीटिंग की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। तो इसमें अबू आसिम आज़मी या अखिलेश यादव का क्या रोल होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और अबू आसिम आज़मी जो समाजवादी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है या महा विकास अघाड़ी जो कही जाती है, उसके दम पर सीटें जीतती आई है। तो अब जबकि उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाई इलेक्शन है, तो क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस इन दलों को इकट्ठा करेगी या समाजवादी पार्टी को एडजस्ट करेगी, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जो अबू आसिम आज़मी की जो सीट है, उस पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं महाराष्ट्र के लेवल पर अगर देखा जाए, तो सुफियान वानू, मुफ्ती सुफियान वानू अपना दावा ठोकते रहे हैं। और पिछली बार उन्होंने अपने खून से एक पत्र भी कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त की सोनिया गांधी को लिखा था और उससे टिकट की मांग की थी। बाद में खबर यह आई कि उनको मना लिया गया, हालांकि वो शिवसेना को हरा करके इससे पहले चुनाव जीत करके आए थे। तो उनका दावा काफ़ी मजबूत है। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने लोगों को एडजस्ट करने में विफल होती है, तो क्या कांग्रेस में एक जो बिखराव की स्थिति है, ख़ासतौर से अभी बाबा सिद्दीकी जिनको कत्ल किया गया गोलियां मार करके, वो भी कांग्रेस छोड़ करके अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में गए, खुद उनके बेटे बांद्रा से विधायक हैं। तो ये कई सारी ऐसी सीटें हैं कि अगर कांग्रेस में बिखराव होता है, कांग्रेस बंटती है, तो इसका फ़ायदा क्या इंडिया एनडीए अलायंस को, खासतौर से बीजेपी और उसमें शिंदे की शिवसेना और दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, अजीत पवार को। क्योंकि इसमें देखा यह जाए तो अभी 100+ सीटें जो भाजपा की हैं, तो माना यह जा रहा है कि भाजपा की सीटें कम ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन भाजपा के एलाइज बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर देखें तो मुस्लिम वोटों की बात करें तो शिवसेना यूबीटी का मुस्लिम वोटों पर पहले से ज़्यादा मजबूत पकड़ है। खुद शरद पवार ये कह चुके हैं कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, जो उनके हवाले से खबरें आती रही हैं, और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो शरद पवार के अपने अज़ाइम हैं, शरद पवार के अपने हौसले हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लेवल पर विशेष करके अगर आरिफ नसीम की सीट देखी जाए तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सीट कांग्रेस के लिए, और कई सारी ऐसी सीटें हैं। तो कांग्रेस के लिए एक तरफ हरियाणा के हारने के बाद एक स्थिति कमज़ोर हुई है, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस थी, फुल एतमाद थी कि कहीं ना कहीं वो हरियाणा जीत रही है। और कांग्रेस के नेता लगातार 60 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह प्लानिंग के साथ जाट वोटों का और एससी वोटों का बिखराव किया, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति को सफल बनाने में एक बड़ा रोल अदा किया। हालांकि ये आरोप भी बीजेपी पे लगता रहा है कि ईवीएम की बेईमानी के जरिए से या इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के जरिए से वो चुनाव जीतती रही है। हालांकि ईवीएम को कांग्रेस पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसके बाद 2009 के अगर आप विधानसभा को, लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस पर यूपी के संदर्भ में कई सारे आरोप लगे थे। ईवीएम में गड़बड़ झाले का आरोप लगा था। तो ईवीएम लगातार 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर आक्रामक रही, और अब 2014 के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ईवीएम पर आक्रामक हैं। ईवीएम खत्म होगी, बैलेट पेपर आएगा नहीं आएगा, ये एक सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच में जिस तरह से सुरजेवाला या कुमारी शैलजा या रेणुका को कांग्रेस ने आज़ाद छोड़ दिया और इन पर समय रहते बात नहीं की, और एक तरफ अगर आप देखें तो हुड्डा परिवार, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा हो, इनके बारे में ये परसेप्शन मार्केट में गया कि ये फुल फ्लेश कांग्रेस के मालिक हैं। उधर राहुल राव के टिकट की जब बात आई तो माना गया कि ये पार्टी हाईकमान की तरफ से ये इनको टिकट मिलना था, लेकिन हुड्डा पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इनके टिकट को रोक दिया। इसी तरह से खबर ये आई कि जो पहलवान हैं उनका भी टिकट कांग्रेस आला कमान चाहती थी कि उनको टिकट दिया जाए। हालांकि एक ही पहलवान को टिकट मिला और दूसरे पहलवान को, जो उनके साथी थे, उनको बजरंग पूनिया को टिकट नहीं मिल पाया। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जहां हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस कमज़ोर है। और कांग्रेस, हालांकि हमने अपने दर्शकों को पहले ही खबर दी थी कि अगर अर्बन हरियाणा को देखा जाए या दक्षिण हरियाणा को देखा जाए, साउथ हरियाणा को देखा जाए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा काफ़ी मजबूत है और उसी तरह के नतीजे भी आए। सोनीपत की सीट पर अगर हम हरियाणा में देखें तो वहाँ पर कांग्रेस के जो
मेयर थे जिन्होंने जेजेपी और भाजपा के गठबंधन को हराया था, उन्होंने अंत समय में भाजपा का दामन थामा और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं तंवर साहब, अशोक तंवर साहब कांग्रेस में आए, अंत समय में कांग्रेस में आए, और उसके बाद जिस तरह से उन पर यह आरोप लगा कि जलेबी खाने आए थे और रबड़ी छोड़ करके न जलेबी मिली, न रबड़ी मिली, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, कहीं के नहीं रहे। तो ये कई सारी ऐसी सीटें हैं कि महाराष्ट्र का अलायंस देखना बड़ा दिलचस्प होगा। झारखंड में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होगी, लेकिन तारिक अनवर पर डैमेज कंट्रोल की बड़ी जिम्मेदारी है। तारिक अनवर एक मझे सियासतदान हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पार्टी के नैया ज़रूर पार लगाएंगे। इधर महाराष्ट्र के लेवल पर अशोक गहलोत को देखा जाए या छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखा जाए, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के पूर्व टीएस सिंहदेव को देखा जाए, और साथ ही जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोटरी का हिस्सा नासिर हुसैन को देखा जाए, तो इन सारे नेताओं को महाराष्ट्र के लेवल पर कांग्रेस पार्टी ने डिफरेंट जोन में उतार दिया है। स्ट्रेटजिक बनाने की कोशिश है। जो चूक हरियाणा में हुई है उस चूक को यहाँ पर ना दोहराया जाए। लेकिन ये सारे महारथी, चाहे वो तारिक अनवर हों, अधीर रंजन हों, अशोक गहलोत हों, या टीएस सिंहदेव हों, या भूपेश बघेल हों, या नासिर हुसैन हो, ये कैसे कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे और ऐसे समय में जब कांग्रेस बैकफुट पर है उसको कैसे फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश करेंगे, इन नेताओं के सर पे बड़ी जिम्मेदारी है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाएगा, जब कांग्रेस ने अपने जोधपुर डिक्लेरेशन में इस बात को कहा था कि 1 फैमिली 1 टिकट या 1 मैन 1 पोस्ट, तो इसका सीधे सीधे अब सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जा रहा है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही अपोजिशन लीडर भी राज्यसभा में हैं। तो 1 मैन 1 पोस्ट की बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। और नीचे के लेवल पर अगर आप देखा जाए तो राहुल गांधी लोकसभा से एमपी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा उसी परिवार का हिस्सा हैं, अब उनको वायनाड से टिकट दिया गया है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा रही हैं, यूपीए की चेयरपर्सन हैं, वो अलग जो है एमपी हैं राज्यसभा से। तो 3 के तीनों लोग डिफरेंट हाउसेज में एमपी हैं। और साथ ही और नीचे के लेवल पे देखा जाए तो एक तरफ राज्यसभा से सुरजेवाला एमपी हैं और साथ ही उनके बेटे हरियाणा से विधानसभा का चुनाव जीत करके आए हैं। तो ये कई सारी ऐसी सीटें हैं, ना 1 फैमिली 1 टिकट की बात आ रही है, ना 1 फैमिली 1 पोस्ट की, क्योंकि एक एक आदमी डिफरेंट पोस्टों पर है। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता है कि जो लोग पार्टी को हराते हैं उन्हीं को पर्यवेक्षक बना करके भेजा जाता है कि वो फाइल तैयार करें, वो रिपोर्ट दें। तो वो क्या रिपोर्ट देंगे, जाहिर सी बात है जब उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही पार्टी को हराई है। तो कांग्रेस को कई सारे ऐसे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में देना होगा, धरातल पर इसको तलाश करना होगा, क्योंकि जब तक ईवीएम है, ईवीएम पर चोरी का आरोप लगा करके या बेईमानी का आरोप लगा करके कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं बच सकते हैं। क्योंकि इनके सहयोगी दलों से ये पूछा जाता है कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, जब आप हारते हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। हालांकि इसको लेकर के भी इनकी तरफ से कई सारे बयान आते हैं, इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। खासतौर से माजी में अगर आप देखें राजस्थान को लेकर के, छत्तीसगढ़ को लेकर के, अभी हाल फिलहाल में देखें कर्नाटक को लेकर के, उसके बाद आप देखें तो तेलंगाना को लेकर के कांग्रेस यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती रही है। सरकार भी उसने बनाया है, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बन गई थी, हालांकि बाद में बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगा और विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा, लेकिन उसके बाद सिंधिया आ गए और इस तरह से भाजपा वहां अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो कांग्रेस को धरातल पे भी मेहनत करनी होगी, संगठन को मजबूत करना होगा, संगठन को बनाना होगा और अपनी जो उसकी पॉलिसियां हैं उसको भी ग्राउंड पे उतारना होगा। ऐसे नेता जो चुनाव हरवाने के लिए जाने जाते हैं, जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है या इंचार्ज बनाया जाता है और वो एक के बाद एक कई राज्य हरवा देते हैं, या वो खुद अपना विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, या उन पर आरोप लगता है पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, वो जनरल सेक्रेटरी हैं या राज्यसभा से हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। अब लोकसभा का 7 बार 5 बार 4 बार 6 बार का एमपी 8 बार का एमपी अगर जाकर के उनको रिपोर्ट करे, उनसे बात करे, तो वो अपनी कहीं ना कहीं हानि महसूस करता है, अपनी कहीं ना कहीं इज्जत में कमी महसूस करता है। तो कांग्रेस को इन सारे फ्रंट पे काम करना होगा। और कांग्रेस पर भी जो आरोप लगता है कि वहां पर आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, तो इस दिशा में भी कांग्रेस को देखना होगा। कांग्रेस देखेगी या नहीं देखेगी, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट मोड़ आया है हरियाणा के चुनाव के बाद। झारखंड और महाराष्ट्र और दोनों जगह जहां भाजपा पूरी तरह से चाको चौबंद है, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कैसे कांग्रेस इसकी नैया पार लगाएगी, आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।